Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 26th of April 2024. तो गाइज आज है तारीख 26 अप्रैल 2024 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है एटाकामा डेजर्ट को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो न्यूज़ में रहती हैं, जिसका नाम है एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स। लेकिन सवाल यह है कि जो ये टर्म्स है कौन से बॉडी से एसोसिएटेड है। ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अफेयर्स, या ऑप्शन नंबर बी सार्क अफेयर्स, या ऑप्शन नंबर सी UNFCCC अफेयर्स, या ऑप्शन नंबर डी इंडिया यूरोपियन यूनियन नेगोशिएशंस ऑन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों बात हो रही है एक कंट्री के बारे में जिसने आईफोन के ऊपर में बैन लगाया है। और ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ऐसा नहीं है कि पूरे देश में आईफोन को बैन किया है, उस देश ने केवल अपने मिलिट्री के लिए आईफोन को बैन किया है। और वो जो देश है वो है साउथ कोरिया। तो दोस्तों इसके पीछे की वजह क्या है, इसको भी काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी बहुत सारी जो रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, वो इसको लेकर पब्लिश हो चुके हैं। और एयरफोर्स ने तो ये भी प्लान किया है वहाँ की कि वो कंप्लीट बैन कर देंगे 1 जून से अपने हेडक्वार्टर के अंदर में इस एप्पल आईफोन को। आखिरकार रीज़न क्या है वो भी जानेंगे। पहले आप रिपोर्ट्स देखिए कि साउथ कोरियन मिलिट्री में बैन एप्पल आईफोन्स इन दीज प्लेसेस फॉर इट्स मैन। फिर दूसरी रिपोर्ट ये भी बताती है कि उन्होंने सैमसंग के जो एंड्रॉयड फ़ोन है इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है एज कंपेयर टू दी एप्पल आईफोन्स। तो सैमसंग के फ़ोन्स को अलाउ क्यों कर रहे हैं, ज़रा वो भी यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों साउथ कोरिया की मिलिट्री का ये कहना है कि हम अपनी मिलिट्री की जो बिल्डिंग है, हमारे हेडक्वार्टर्स हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, हम वहाँ पर एप्पल आईफोन की एंट्री ख़त्म कर रहे हैं पूरी तरह से। बैन है वो एप्पल आईफोन यहाँ पे। रीज़न ये है कि एप्पल आईफोन में वॉइस रिकॉर्डिंग है, माइक्रोफोन है, जिससे कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो सकती हैं। कहोगे एक मिनट, क्या माइक्रोफोन वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन केवल आईफोन में है? वो तो सभी मोबाइल में है, सैमसंग में भी होगा। तो रीज़न क्या है? तो दोस्तों इसके पीछे कुछ खास रीज़न है, आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो जो डिसीजन लिया गया कि हाँ आईफोन्स के ऊपर बैन लगाया जाए मिलिट्री के हेडक्वार्टर में, ये डिसीजन दोस्तों कुछ अकेले नहीं लिया है सरकार ने। एक जॉइंट मीटिंग हुई थी अलग अलग जो हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स साउथ कोरिया में, उनके बीच में, जिसके बेसिस पर यह पूरा का पूरा डिसीजन लिया गया। अब सवाल यह है कि आखिरकार क्यों, क्या है मेन वजह? क्योंकि जैसा आपने बोला कि माइक्रोफोन है, वॉइस रिकॉर्डिंग हो सकती है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, ये तो किसी भी फ़ोन से हो सकती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो साउथ कोरिया की मिलिट्री बिल्डिंग्स है ना, उसमें जब मोबाइल जाता है अंदर तो वो एक एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट आप कह सकते हो, वो यहाँ पर ये करते हैं। तो एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं जिससे मोबाइल के अंदर में रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं। रिस्ट्रिक्शन मतलब ये एप्लीकेशन डालते ही मोबाइल में ना वॉइस रिकॉर्डिंग होगी, वाईफाई का ऑप्शन ऑफ हो जाएगा, प्लस कोई भी सेंसिटिव डेटा उस मोबाइल से लीक नहीं हो सकेगा, उनके हेडक्वार्टर से या मिलिट्री से कोई भी डेटा लीक नहीं हो पाएगा, ऐसा साउथ कोरिया का कहना है। ये उनका मेन मोटिव है। अब होता यह है, कहोगे इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है ये हर एक मोबाइल को सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन हर एक एंड्रॉयड मोबाइल को सपोर्ट कर रहा है। ये एप्लीकेशन आईफोन के अंदर अगर हम यूज़ करते हैं तो आईफोन में फिर भी जो वॉइस रिकॉर्डिंग या माइक्रोफोन ऑप्शन है वो ऑफ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एप्पल अपनी कुछ प्राइवेसी वो कंसीडर करता है, वो आपको पता है। तो हो क्या रहा है कि आईफोन में ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहा है, जिससे अभी भी
खतरा यह है कि मोबाइल फ़ोन से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लीक किया जा सकता है। इस वजह से साउथ कोरिया ने बोला भाई हम यहाँ पर बैन ही लगा रहे हैं, बात खत्म, छोड़िए। प्लस एक और मोटिव भी है साउथ कोरिया का, वो यहाँ पर प्रेफरेंस दे रहे हैं अपने खुद के देश की ब्रांड को, सैमसंग को। ठीक है, होम ग्रोन ब्रांड जो है साउथ कोरिया की सैमसंग, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं ओवर नॉर्थ अमेरिकन या यूरोपियन की ब्रांड को। ठीक है, तो ये जो बैन लगाया गया है ये स्टार्टिंग हुआ एयरफोर्स के हेडक्वार्टर से, देन धीरे धीरे यहाँ पर अभी 1 जून से क्या होगा, सभी हेडक्वार्टर्स में इन पर्टिकुलर आईफोन्स को बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि ये आईफोन कंट्रोल नहीं किए जा सकते थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से, जिसके बाद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होंगी, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। ये बेसिकली साउथ कोरिया की मिलिट्री का कहना है, क्योंकि हमें वॉइस रिकॉर्डिंग और ये सारी चीज़ें ब्लॉक करनी होती है मोबाइल फ़ोन में, जो काम एंड्रॉयड में हो जा रहा है ईजिली, लेकिन यहाँ पर इस एप्पल में नहीं हो पा रहा है। और ऐसे यहाँ पर कह सकते हो एप्पल के और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, आईफोन के अलावा एप्पल वॉच वगैरह है ना, जो भी वेरेबल चीज़ें हैं एप्पल की, वो सब चीज़ों पर बैन लगाया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा हो सकता है, उनके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लेकर ये साउथ कोरिया ने यहाँ पर मेंशन किया। बाकी कई सारी रिपोर्ट्स ने यहाँ पर इसमें डिटेल में ये बताया कि साउथ कोरिया को इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ और डिटेलिंग्स कर देते, बट टोटल बैन जो है ना ये सही नहीं है। अपने एप्लीकेशन में थोड़ा सा सुधार कर सकते थे या कुछ और डिसीजंस लिए जा सकते थे, एप्पल कंपनी से बातचीत की जा सकती थी, तो ऐसा भी यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है। बट साउथ कोरिया खुद का डिसीजन है, यहाँ पर वो अपने नेशनलिज्म को भी यहाँ पर एक सपोर्ट दिखा रहे हैं, सैमसंग को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, खुद की ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ की मिलिट्री है वो सैमसंग के प्रोडक्ट्स का यूज़ करेगी, तो कहीं ना कहीं इससे ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनका प्रमोशन होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी भी सैमसंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और आगे भी करेंगे एज़ कम्पेयर टू द आईफोन। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आई होप आपको इसके बारे में बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है। अच्छा, एक चीज़ और आपको पता होगा, हाल ही में बहुत सारे आर्टिकल्स भी हमने देखे हैं कि जो एप्पल कंपनी है दोस्तों, उसको कई सारे देशों में बड़े बड़े झटके लगे हैं। एक झटका तो आपने ये देखा साउथ कोरिया में लगा, दूसरा झटका हम देख पा रहे हैं चाइना में। दोस्तों लास्ट ईयर चाइना के अंदर जो एप्पल आईफोन था वो सबसे ज़्यादा बिका था। यूएस की एक सबसे बड़ी कंपनी, इसने स्मार्टफोन बिक्री में चाइना में टॉप किया था लास्ट ईयर दोस्तों, अपने चौथे क्वार्टर में। लेकिन आज क्या हो रहा है, इस साल क्या हो रहा है, इस साल सिचुएशन पूरी बदल चुकी है। एक खतरनाक डिक्लाइन देखने को मिला चाइना के अंदर में। जो एप्पल की आईफोन की बिक्री है दोस्तों 19% से गिरावट हो चुकी है वहां पे। ठीक है, और ऐसा क्यों? अगेन चाइना भी अपनी ब्रांड प्रमोट कर रहा है, क्योंकि एप्पल का जो कह सकते हो सेल है वो तो कम हुआ। दूसरी तरफ हुआवी, नाम आपने सुना होगा, हुआवी का दोस्तों यहाँ पर जो स्मार्टफोन है इसकी सेल 70% से बढ़ी, जबकि एप्पल की घट गई। तो ये चीज़ भी यहाँ पे नजर आ रही है। तो एप्पल के मार्केट को, इसका जो शेयर है वो चाइना के अंदर काफ़ी तेजी से गिरा भी था। हुआवी का शेयर आसमान की तरह छूता हुआ चला गया। तो ऐसे कई सारे यहाँ पर सिनेरियोज इस कंपनी को लेकर आजकल नज़र आ रहे हैं। बाकी आगे जो भी डिटेल्स आती रहेंगी वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता रहूँगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के अखबार में ना, हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको मिस नहीं करते, उसमें मिस नहीं कर सकते स्पेशली, और बेसिक डिटेल्स हैं, फैक्ट्स हैं, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए बहुत सारा कंटेंट है। तो इस चक्कर में थोड़ा वीडियो डिले भी है, बट डिले से मतलब नहीं है, मतलब है क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, आपका न्यूज़पेपर कंप्लीटली कवर होता रहे, है ना। तो आज के अखबार में पेज नंबर 2 पर जाओगे तो एक आर्टिकल मिलेगा ये वाला, जिसको जीएस पेपर नंबर 1 कल्चर से आप इसको लिंक कर सकते हो अपने आर्ट एंड कल्चर से। तो दोस्तों यहाँ पे एक ट्राइब की बात कर रहे हैं, एक ट्राइबल कम्युनिटी जिसका नाम है दोंगरिया कोंड। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी का एसोसिएशन कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय पहले नक्सल केसेस में नजर आया। जो नक्सलवाद है, मॉइस्ट स्पेशली, जिसको हम मॉइस्ट बोलते हैं, है ना, जो कहीं ना कहीं कई बार कह सकते हो हमारी जो आर्मी है, जो हमारे जवान हैं, उनके साथ में इनकी कई बार लड़ाइयाँ भी हुई हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कई सारे मॉइस्ट को मारा गया था, है ना। तो ये जो नक्सलवादी हैं इनके साथ में कहीं ना कहीं एसोसिएशन देखने को मिला दोंगरिया कोंड्स का, इनमें कई सारे लोगों का, कई सारे परिवारों का। तो दोस्तों वो मामला आज के समय पर सुलझा है, और ये जो डोंगरिया कोंड के नाम है वो यहाँ पर इस नक्सल केस से क्लियर हो चुके हैं, बिल्कुल साफ हो चुके हैं। अब ये सभी लोग यहाँ पर तैयार हो चुके हैं वोट देने के लिए। अब जल्दी यहाँ पर वोटिंग होने वाली है, लगभग कह सकते हो 13 मई को इनके रीजन में वोटिंग होगी, तब जाकर ये वोटिंग देंगे। अभी फिलहाल इनका नाम क्लियर हो चुका है केस से, जहाँ पर इनका एक एसोसिएशन नक्सलवादियों से दिखा रहा था, तो वो मामला अभी सिमटा है, जिस वजह से ये जो दोंगरिया कोंड है दोस्तों ये चर्चा में है। ये जो पूरा न्यूज़ आर्टिकल है ना, केस इनके साथ नजर आया, केस हटा, वोटिंग के लिए जा रहे हैं, ये आपके एग्जाम के लिए यार बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कहोगे फिर क्यों पढ़ाया?
मैंने आर्टिकल बस इसलिए लगाया ताकि आप डोंगरिया कोंड के बारे में ज़रूर से जानें। इंपॉर्टेंट ट्रैवल कम्युनिटी है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं, और मैं आपको बताऊं कई बार ट्रैवल कम्युनिटी को लेकर यूपीएससी सवाल पूछ चुका है। तो चलिए बात करते हैं पहले डोंगरिया कोंड के बारे में। ये जो वर्ड है यह आया कहाँ से? इनका नाम आया है दोस्तों डोंगर से। डोंगर मतलब हिल, पहाड़ियाँ, ठीक है। क्यों? और ये दोस्तों ये जो मेंबर्स हैं वो खोंड ट्राइब से आते हैं, ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पर इनका नाम डोंगरिया कोंड पड़ा हुआ है, इस ट्राइबल कम्युनिटी का नाम। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये जो डोंगरिया कोंड है ना, ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, टिक लगा लो, जो भी आप करते हो कि भाई आपको पता चल जाए हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डोंगरिया कोंड दोस्तों एक पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अच्छा, हमारे देश में टोटल कितने पीवीटीजी ग्रुप्स हैं, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। कई बार पढ़ा रखा है मैंने आपको। ये वो ग्रुप्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए हैं आज के समय पर, इनकी संख्याएं भी लगातार कम हो रही है, तो इनको स्टेटस मिला हुआ है। हैबिटेशन की बात करेंगे तो दोस्तों जो डोंगरिया कोंड है ये ज़्यादातर ओडिशा में जो न्यामगिरी हिल है, जो न्यामगिरी पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, उन पहाड़ियों वाली रेंजेस में ज़्यादातर ये लोग रहते हैं, लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर, अबव दी सी लेवल। इनकी भाषा की बात करेंगे तो कोई लैंग्वेज का ये इस्तेमाल करते हैं, केवल ओरली ये भाषा प्रेजेंट है, रिटन में आपको ये फॉर्म नहीं देखने को मिलेगा। बिलीव की बात करेंगे तो ज़्यादातर ये लोग पूजते हैं नियम राजा को। नियम राजा जो कि यहाँ पर नियमगिरी फॉरेस्ट के गॉड माने जाते हैं, है ना, तो उनको यहाँ पर ये पूजते हैं, उनको वर्शिप करते हैं। इनके ऑक्यूपेशन की बात करेंगे तो ये अपने आप को जीवित रखने के लिए या अपना पूरा जीवन व्यतीत करने के लिए दोस्तों जो नियमगिरी के जंगल हैं वहाँ से जो भी प्रोड्यूस होता है उसको बेचकर यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। खेती करते हैं, हॉर्टिकल्चर अपनाते हैं, प्लस शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। जगह जगह खेती की जाती है, इनकी शिफ्ट होते रहते हैं, एक जगह खेती करके फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका मेन ऑक्यूपेशन है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, ये जो डोंगरिया कोंड के लोग हैं दोस्तों ये बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहे हैं। जैसे न्यामगिरी जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, वहाँ पर बॉक्साइट की माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है। बॉक्साइट निकालने के लिए खनन हो रहा है, तो इस वजह से इन लोगों को इनकी जगह से हटाया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है इनका। और लगातार ये लोग और बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं डस्ट की वजह से। जो रेड मड पॉन्ड है दोस्तों, वहाँ से बहुत सारी डस्ट आती है, उस डस्ट की वजह से इनको कई सारे हेल्थ क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये समस्या है डोंगरिया कोंड को लेकर। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो न्यूज़ में है, और मैंने आपको बताया ये आपका जो आर्टिकल है इसको आपने लिंक करना है स्टैटिक पार्ट से, तो स्टैटिक पार्ट में आपको यही पढ़ना है, यही आपसे पूछा जाएगा। अब जैसे हम लोग ट्राइबल कम्युनिटीज़ की बात कर रहे थे, और जैसे हमने ये भी देखा कि जो डोंगरिया कोंड है ये ओडिशा में रहती हैं, तो ओडिशा की बात जब दोस्तों हम करते हैं तो हमारे देश में ओडिशा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं। ओडिशा वो जगह है जहाँ पर 62 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हमारे देश में देखने को मिलती है। एक सबसे लार्जेस्ट डाइवर्स ग्रुप ट्राइबल पॉपुलेशन का ओडिशा में पाया जाता है। और इन 62 में से जो 13 ग्रुप्स हैं वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जिसमें बोंद, बिरहोर, है ना, फिर उसके बाद में चुकटिया, भुंजिया हो गया, है ना, उसके अलावा दिदई, दुंगरिया, ऐसे आपको अलग अलग यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के नाम हैं देखने को मिल जाएंगे। ये 13 पीवीटीजीज हैं इन 62 में से, जो कि सब ओडिशा में रहती हैं। वैसे 62 टोटल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो अभी ओडिशा में रहते हैं ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में, चाहे आपका मयूरभंज हो गया, कोरतपुर हो गया, है ना, रायगढ़ हो गया, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया मौका है अभी भी इसको ज्वाइन करने का। जैसे यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह मिल जाते हैं। आपने ये देखा ना, हमने जो आर्टिकल डिस्कस किए, आर्टिकल में बहुत सारा ये डेटा है, ये तो न्यूज़ हो गया, इसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा ये सब है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ये सब डेटा या आपके जो प्रॉपर नोट्स है दोस्तों आपको रेडीमेड नोट्स में स्पेशली प्रिंटेड फॉर्म में प्रोवाइड करवाए जाते हैं इस ग्रुप के अंदर में, जिसका आप आराम से प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो, अपने टेबल पर रख के पढ़ सकते हो, या प्रिंट आउट की ज़रूरत नहीं है तो भी यहाँ पर आपके पास में एक और ऑप्शन है भाई, सारे पीडीएफ्स आपके पास में सिक्योर रहेंगे, सेफ रहेंगे। किसी भी पीडीएफ को उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। और दोस्तों ये पीडीएफ जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस के साथ साथ आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कीजिएगा कि हाँ मुझे क्या फ़ायदे होंगे इस ग्रुप में, कैसे क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। देन उसके बाद अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। ये जो 499 है ना, ये लाइफ टाइम के लिए, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
बाकी यार मेक श्योर क्या करो यार, प्लीज़ वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का हमारा टारगेट है जिसको आप सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए एक और सुपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अगेन जितना भी इंपॉर्टेंट मार्क लगा सको इसमें लगा लो, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के अखबार में पेज नंबर 4 पर यह आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में हम लिंक करेंगे। मामला क्या है जरा ये जानते हैं। कॉलेजियम सिस्टम सुना होगा और एनजेएसी सुना होगा। एनजेसी का मतलब है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इन्हीं से संबंधित पूरा मुद्दा है दोस्तों। देखो ये जो न्यूज़ है ना, ये आपको बिल्कुल लास्ट में समझ में आएगी। पहले आपने तोड़ तोड़कर समझना होगा कॉलेजियम क्या है, एनजेसी क्या है, पूरा मैटर क्या है, उसके बाद ही आपको ये अखबार का आर्टिकल समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले ये पढ़ने के लिए किताबों पे चलते हैं, बेसिक डेटा समझते हैं, स्टैटिक पोर्शन डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपने इस आर्टिकल पर आएंगे। मजा आएगा, एक झटके में आर्टिकल क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से कान खोलकर इन चीज़ों को सुनना दोस्तों। आज अगर हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जजेस को अपॉइंट करना है या आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हो तो होगा क्या। जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है जिसका नाम है कॉलेजियम सिस्टम। यानी सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जज बनेगा तो उसके अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अपॉइंटमेंट करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है उसी का नाम है कॉलेजियम सिस्टम। और दोस्तों इस कॉलेजियम सिस्टम में पता है कौन है, 5 जजेस होते हैं। 5 जज में से एक तो होते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी जो 4 है वो सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर मोस्ट जजेस हैं। तो ये पांचों के 5 सुप्रीम कोर्ट के ही आपस में जज हैं जो मिलकर बाकियों के जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं। यही हमारा क्या है, कॉलेजियम सिस्टम। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों बात केवल अपॉइंटमेंट की नहीं है, अगर किसी जज का ट्रांसफर भी करना हो तो भी ये कॉलेजियम सिस्टम में 5 जजेस ही इन सब चीज़ों को डिसाइड करते हैं। सवाल यह है क्या ये हमारे संविधान में है? नहीं। ध्यान से सुनिएगा, इसको लिख लीजिएगा, कहीं पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये कॉलेजियम टर्म है क्या ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? आप कहेंगे नहीं, ये टर्म हमारे भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं है। इसको एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के तौर पर यहां पर बनाया गया था कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। कॉलेजियम में कौन है ये आपको क्लियर हो गया। अब चलिए आगे आते हैं दोस्तों। ये कॉलेजियम सिस्टम वैसे है बहुत पुराना मतलब ये आप देख पाओगे दोस्तों इतना पुराना है कि भाई इसमें फर्स्ट जजेस केस हुआ था 1981 में। यानी 1981 के समय पर इसमें कुछ जजेस ऐड हुए। 1993 में सेकंड जज केस आया, कुछ जजेस और ऐड कर दिए गए। फिर 1998 तक अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह से जो रेडी हुआ था ना वो 1998 में हुआ था। अगर हम असल में बात करें, वैसे तो जजेस पहले भी थे इसमें। तो 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम को एक्सपैंड किया जिसमें एक सीजीआई बन गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 सीनियर मोस्ट जजेस। ये सब मिलकर 5 जने मिलकर कॉलेजियम सिस्टम को रेडी करते हैं। तो ये 1998 तक आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हो, ये समय लगा सकते हो कि हाँ भाई कॉलेजियम सिस्टम हमारे पास में था। अब दोस्तों मैटर क्या होता है जरा ये सुनिए। कॉलेजियम सिस्टम ऐसे ही चलता रहा और चलता रहा। फिर क्या होता है कि साल 2014 में एक एक्ट लेकर आया जाता है, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सरकार लाती है अमेंडमेंट करने के लिए, भारतीय संविधान के अंदर में संशोधन बदलाव करा जाएगा। और ये अमेंडमेंट करके दोस्तों एक नया कमीशन बनाया गया। उस कमीशन का नाम क्या है? उस कमीशन का नाम है एनजेएसी, दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो एनजेसी बनाया गया था 99वां संशोधन करके। ध्यान से सुनिएगा, यह सरकार की कोशिश थी कि जो एनजेएसी है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इससे क्या करेंगे, हम कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस कर देंगे। यह हमारा मेन मुद्दा था 2015 का कि हम कॉलेजियम सिस्टम को हटा देंगे, इसमें हमें 5 जजेस की जरूरत नहीं है, हम इसकी बजाय बनाएंगे एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और इस कमीशन में जजेस तो होंगे, लेकिन जजेस के साथ साथ सरकार का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, गवर्नमेंट भी यहां पर होगी। ऐसा यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो एनजेएसी में क्या है जरा पहले में हमको यह भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों बात है 16 अक्टूबर 2015 की। अच्छा अभी नहीं, इस पे मत आओ, अभी 16 अक्टूबर 2015 पे नहीं आते हैं। होता यह है कि देखो हमारा 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 को यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आता है, एक्ट बनता है 2014 में। अब देखो जब ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना, और जैसे मैंने बोला ये किस लिए बनाया गया, ताकि हम कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर सकें। समझ गए? अब
सवाल यह है कि एनजेसी में कौन कौन था। जो ये कमीशन बनाया गया था इसमें सरकार ने बोला कि भाई केवल जजेस नहीं होंगे, जजेस के साथ साथ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो होंगे, ठीक है, और वो इसके चेयरपर्सन भी होंगे। बाकी 2 सुप्रीम कोर्ट के जज ले लेंगे, जैसे हमारे कॉलेजियम में थे। कॉलेजियम में बेसिकली यहाँ पे हमारे 4 जज थे, हमने 2 ले लिए और एक सीजीआई कर दिया। उसके साथ साथ उसमें और कोई नहीं था कॉलेज सिस्टम में, बट इसमें ये बोला गया एनजेसी में कि ये 3 तो होंगे, 3 के अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी होंगे, प्लस 2 एमिनेंट पर्सन फ्रॉम सिविल सोसाइटी जिसको नॉमिनेट करा जाएगा एक कमेटी के माध्यम से, और वो जो कमेटी होगी उस कमेटी में खुद हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और साथ ही साथ में लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर प्रेजेंट होंगे। यानी गवर्नमेंट का भेजा बंदा, नॉमिनेटेड बंदा भी यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये सभी लोग इस कमीशन में प्रेजेंट होंगे, यानी सरकार का एक रोल आ गया इसमें, है ना दोस्तों, क्लियर हो गया। सरकार का यहां पर एक रोल आ गया इस कमीशन में कि हाँ अब सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट है। यानी अब एनजेसी आ चुका है, तो अगर एनजेसी अपॉइंटमेंट करता है तो यहां पर केवल जजेस डिसाइड नहीं करेंगे, ये सब मेंबर्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि हाँ इस व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं हम एज अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट। समझ गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये एनजेसी बना नहीं, या आज हम क्या फॉलो कर रहे हैं? आज भी दोस्तों हम कॉलेजियम सिस्टम ही फॉलो कर रहे हैं। रीज़न ये है, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल का करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये असंवैधानिक है, ये कमीशन को हमारी मतलब ये कमीशन की जो है हमें किसी को भी ज़रूरत नहीं है, कमीशन कभी नहीं आएगा, असंवैधानिक है। कहोगे क्यों असंवैधानिक? इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे देश में डेमोक्रेसी, साथ ही साथ में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों अलग अलग हैं, पावर्स अलग अलग हैं। हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सपोर्ट करते हैं कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे, उस पर किसी का कोई दबाव ना रहे, उसमें किसी और दूसरे का इन्वॉल्वमेंट ना रहे। तो इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो आप ये लेकर आए हो ना नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, हम इसको रद्द करते हैं, ये असंवैधानिक है, ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर रहा है, उसके ऊपर सवाल उठा रहा है। हमारी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो रही है क्योंकि यहां पर आप क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट का रोल भी लेकर आ रहे हो, जबकि पावर्स अलग अलग डिफाइंड हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई दोस्तों। एनजेसी समझ में आ गया, कॉलेजियम सिस्टम आपको समझ में आ गया। अब बात यह है कि हम कॉलेजियम सिस्टम क्यों हटाना चाहते हैं, चलने दे जैसा चल रहा है, क्यों एनजेसी लाना चाहते हैं? रीज़न पता है आपको? रीज़न यह है कि भाई कॉलेजियम सिस्टम में जैसे मैंने पहले ही जोर देकर आपको बताया कि 5 जजेस हैं, एक सीजीआई और बाकी हमारे 4 सीनियर मोस्ट जजेस। तो ये सब जजेस ही तो हैं, यही मिलकर सीक्रेटली डिस्कस करके किसी को भी जज बना दे रहे हैं। तो अंदर हो सकता है नेपोटिज्म हो रहा हो, ये बेसिकली आर्टिकल्स में बोला जा रहा है, फेवरेटिज्म हो रहा हो, अपने ही पसंदीदा लोग को ये आगे बढ़ाते चलें, अपने ही परिवार वाले लोग को यहाँ पर ये आगे बढ़ाते चलें, है ना। आप जैसा देखते हो जुडिशरी में होता भी यही है, फादर जज हैं, बेटा भी जज बनेगा, फिर उसके बेटे भी जज बनेंगे, ऐसा चलता रहता है। नेपोटिज्म कहाँ नहीं है? हर जगह है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, इवन चाहे वो बॉलीवुड हो, सब जगह पर नेपोटिज्म देखने को मिलेगा। बट हर जगह पर क्वेश्चन तो उठता है, लेकिन कोर्ट पर क्या क्वेश्चन उठता है नेपोटिज्म को लेकर? बहुत कम या ना के बराबर। तो यही यहाँ पर दोस्तों सिनेरियो है कि कॉलेजियम सिस्टम में नेपोटिज्म हो सकता है, फेवरेटिज्म हो सकता है, जो होता होगा हमें नहीं पता। बट द थिंग इज कि भाई यहाँ पर इस सिस्टम को ख़त्म करके एनजेसी को लाने की बात तो की कि भाई यहाँ पर कुछ और मेंबर्स भी होंगे, गवर्नमेंट के मेंबर्स भी होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ होंगे, तो प्रॉपर तरीके से डिस्कशन हो जाया करेगा कि हाँ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम इसको स्ट्रक डाउन कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, इससे हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अफेक्ट हो रही है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? पूरा मैटर मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझाया, रफ वर्ड्स में बिल्कुल। एनजेसी क्या है, कॉलेजियम सिस्टम क्या है। अब दोस्तों इस आर्टिकल पर आते हैं। अब आपको क्लियर ये होगा, हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक पिटीशन फाइल किया गया एक एडवोकेट के माध्यम से, जिनका नाम है मैथ्यूज नेदुम्परा। तो ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं और ये बोलते हैं कि जो प्रेजेंट सिस्टम है लीड्स टू नेपोटिज्म। इन्होंने भी यहाँ पर एडवोकेट ने भी यही बोला कि आज का जो सिस्टम है कॉलेजियम सिस्टम, ये नेपोटिज्म को बढ़ावा देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने ये बोला ये मामला ऑलरेडी हमने सेटल कर दिया था बहुत पहले ही, 2015 में ही हमने ऑर्डर देके स्ट्रक डाउन कर दिया था एनजेसी को, तो हम बार बार इसको रिपीट नहीं करने वाले,
हमारा ऑर्डर ऑलरेडी पास हो चुका है, तो ये इसके ऊपर सुनवाई करना, इस पिटिशन को देखना, ये वेस्ट ऑफ टाइम और एनर्जी होगा, तो मामला यहीं पर ख़त्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है भैया जाइए, आपका पिटिशन था, हमने यहाँ पर इसको हटा दिया। हम ऑर्डर पहले ही दे चुके हैं कि एनजेसी नहीं आएगा, कॉलेज सिस्टम जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन पिटिशन ने ये बोला कि भैया इसमें कहीं ना कहीं नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म हो सकता है, ज़रा आप इसको चेक कीजिए। लेकिन पूरा मैटर क्या चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जिनका नाम है पुनीत सहगल, इन्होंने यहाँ पर बोला था ये हमारा जानना ज़रूरी है, और कि भाई ये मैटर ऑलरेडी सॉल्व पहले ही हो चुका है, ठीक है। चलिए अब आते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने बढ़िया से इस पूरे आर्टिकल को दोस्तों सुन लिया है बढ़िया तरीके से, तो आपको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। इस क्वेश्चन को आप अगर लिख रहे होंगे, इसका उत्तर लिख रहे होंगे, तो मतलब आप यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का 2022 का उत्तर लिख रहे होंगे। 2022 में ऑलरेडी यूपीएससी सवाल पूछ चुका है मेंस में। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली देयर इज अ ग्रोइंग वॉइस इन फेवर ऑफ इन री इंट्रोड्यूसिंग एनजेसी बिल। हाल ही में एक आवाज उठ रही थी कि भाई ये जो एनजेसी बिल है इसको वापस से लाया जाए जो पहले लेकर आया गया था। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आपने एनालाइज करना है इस एनजेसी एक्ट 2014 को। क्या था ये कानून, क्या लाना चाहता था, क्या कहना चाहता था, इसके बारे में आपने डिटेल से जानकारी देनी है। 10 मार्क का क्वेश्चन है, 150 शब्दों में लिखना है, 250 शब्दों में नहीं लिखना, तो वर्ड्स का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक बार हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी इसको बढ़िया से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। हाल ही में एनजेसी बिल को फिर से पेश करने के पक्ष में आवाज उठ रही है। इस कथन के आलोक में एनजेसी अधिनियम 2014 का आलोचनात्मक विश्लेषण करें, ठीक है। आपने आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जाकर अपने आंसर को लिखकर सबमिट कर सकते हो, बट अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है। एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज के ही अखबार में पेज नंबर 4 पर यह आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से हम लिंक करेंगे। दोस्तों पता होगा लंबे समय से प्याज के ऊपर में, उसको एक्सपोर्ट के ऊपर में स्पेशली बैन लगा रखा है। तो प्याज पे बैन है ही, लेकिन प्याज में भी कई सारी वेराइटीज़ आती हैं। आप देख पाओगे ये वाइट अनियन है, सफ़ेद प्याज, और ये है यहाँ पर रेड वाली प्याज जो नॉर्मली हम खाते हैं। तो केंद्र सरकार ने अभी 2000 टन ऑफ वाइट अनियन के एक्सपोर्ट को अलाउ कर दिया है। बोला है ठीक है हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो फार्मर्स हैं उनको एक सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे फोटो भी आपको नज़र आ रहा होगा, पीछे ऊँट के पीछे यहाँ पर ये गाड़ियाँ बांध रखी हैं जिसमें बोरे भर भर कर सफ़ेद प्याज हैं। ये प्याज कहाँ जा रहा है? गुजरात के अंदर महुआ में। ये फार्मर्स सारा का सारा फ्रेश स्टॉक लेकर जा रहे हैं मार्केट में। अब ये प्याज सीधा एक्सपोर्ट होगा। तो वाइट अनियन के एक्सपोर्ट के ऊपर में यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है, जबकि रेड अनियन अभी भी मामले में फंसा हुआ है। दोस्तों मैं आपको बताऊं ये प्याज के एक्सपोर्ट के ऊपर में बैन क्यों लगाया गया था। ये बैन इसलिए लगाया गया था ताकि इंडिया में प्राइस जो है प्याज के वो कंट्रोल किया जा सकें। क्योंकि इंडिया में अभी एक समय पर आपने देखा होगा कि प्याज के जो दाम है वो बहुत ही ज़्यादा हो गए थे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन उस लेवल का नहीं हुआ, डिमांड हमारी उतनी है, खाते हैं बहुत सारे लोग। अब होता क्या है, अगर उसमें ही हमारा प्रोडक्शन बढ़िया नहीं हुआ है, अपने देश की ज़रूरत को बिना पूरा करे अगर एक्सपोर्ट करते रहते तो देश में इसका शॉर्टेज हो जाता, और शॉर्टेज हो जाता तब तो ऑटोमेटिकली प्राइस और बढ़ जाते। तो उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, अपने देश में प्राइस को स्टेबल बनाने के लिए, अनियन को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए एक्सपोर्ट के ऊपर में रोक लगा दी गई कि भाई हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे इस समय पर, आप इंडिया में रखो, इंडिया में बेचो, अपने देश की यहाँ पर पहले जो स्थिरता है उसको बनाए रखो। बट अभी क्या हो रहा है दोस्तों, गुजरात में 7 मई को इलेक्शंस भी आपको पता होगा। तो वाइट अनियन जो है, सफ़ेद प्याज जो है, इसके ऊपर रिलैक्सेशन दे दिया गया है। और ये वाला जो सफ़ेद वाला प्याज है ज़्यादातर गुजरात में ही उगाया जाता है, तो वहाँ के फार्मर्स को सपोर्ट मिलेगा। और जो ये एक्सपोर्ट होगा सब जगह से एक्सपोर्ट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सब जगह से एक्सपोर्ट नहीं होगा। केवल और केवल 5 जगह हैं गुजरात के अंदर, 5 अलग अलग पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं। मुंद्रा पोर्ट है, पिपावा आपको पोर्ट देखने को मिलेगा, नावा शेवा देखने को मिलेगा मुंबई में।
तो ये कुछ स्पेसिफिक पोर्ट्स हैं अलग अलग जगह पर। ये कुछ 3-4 पोर्ट्स को दोस्तों यहाँ पर रखा गया कि इन्हीं पोर्ट से इन्हीं बंदरगाह से एक्सपोर्ट होगा अगर होगा तो, यानी अभी भी कंट्रोल है इसके ऊपर में, थोड़ा सा कमर कस रखी है। रीज़न यहाँ पर यही है कि भाई इंडिया के अंदर में इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सके, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो अनियन को एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया था उसके पीछे का रीज़न था इसके जो प्राइस बढ़ रहे थे या मार्केट में फ्लक्चुएशंस हो रही थी उसको थोड़ा सा स्टेबल किया जा सके, अपने देश को सपोर्ट किया जा सके। और इसलिए अगस्त के समय पर सरकार ने 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी, यानी पूरी तरह से एक्सपोर्ट बंद नहीं किया, एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगा दी। एक्सपोर्ट करोगे तो भी बहुत पैसा जाएगा, आपको घाटा ही होगा, इससे अच्छा आप देश में रखो, देश में बेचो, उसका फायदा होगा। तो प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने ये किया, स्कैरसिटी को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि कमी को सही करने के लिए, क्योंकि कमी ना हो जाए इसकी प्याज की, तो उसकी स्कैरसिटी को संभालने के लिए दोस्तों ये कदम उठाया गया। फूड सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कदम उठाया गया। नाउ अब थोड़ा सा यहाँ पे अनियन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अनियन एक हॉर्टिकल्चर क्रॉप आपको देखने को मिल जाती है जिसको दुनिया भर में उगाया जाता है। अनियन के कई सारे फ़ायदे हैं, मेडिसिनल वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक इंसान के लिए कई बार कई सारी चीज़ों में फ़ायदेमंद हो सकती है। और भारत जो है चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ध्यान रखिएगा, प्याज का। और इंडिया में जो अनियन का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कौन कौन से राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा या सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं? वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। और इन राज्यों में भी महाराष्ट्र जो है जो दोस्तों है वो सबसे फर्स्ट पर है जो कि सबसे ज़्यादा अनियन का प्रोडक्शन करता है। फिर उसके बाद है मध्य प्रदेश, ये सेकेंड नंबर पर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं स्पेशली फॉर योर एग्जामिनेशन। चलिए एक और आर्टिकल पर आते हैं। आज के ही अखबार में पेज नंबर 6 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में हम लिंक करेंगे। ध्यान से सुनिएगा और इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। हुआ क्या है, हमारी केंद्र सरकार एक आस लगाकर बैठी है कि हम एक नया टेस्ट लेकर आ रहे हैं। नया टेस्ट किसके लिए? स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए। क्योंकि दोस्तों जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो डिसेबिलिटी कई सारी प्रकार की होती हैं और उसी डिसेबिलिटी में होती है एक एसएलडी। एसएलडी का मतलब है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जहाँ पर बच्चा अलग अलग प्रॉब्लम से गुजरता है। जैसे डिसलेक्सिया जहाँ पे बच्चा सही से पढ़ नहीं पा रहा होता है, पढ़ने में डिफ़िकल्टीज़ हैं। देन डिसग्राफिया, लिखने में काफ़ी दिक्कत है। फिर है डिसकैलकुलिया, जहाँ पर मैथ्स के अंदर में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो ये स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पर जब बच्चे में देखने को मिलती है उसको बोलते हैं एसएलडी। और जैसे मैंने बोला ये डिसेबिलिटी अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिसमें एसएलडी क्या होता है वो आपने जाना। लेकिन दोस्तों इन डिसेबिलिटीज़ को मापने के लिए, पता लगाने के लिए हमारे पास में कोई प्रॉपर टेस्ट है नहीं। अब क्या हुआ है, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि हम एक नया टेस्ट लेकर आ रहे हैं और साल के अंत तक ये टेस्ट हमारे सामने होगा, हमारे देश में प्रेजेंट होगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना यह है कि जो ये टेस्ट है दोस्तों इसको डिज़ाइन किया जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। इस बॉडी का शॉर्ट फॉर्म है NIEPID, फुल फॉर्म आपको बता ही चुका हूँ। तो स्पेशली जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने लिखने में, स्पेशली वो डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग लेकर आई जा रही है। वही टेस्ट तो करें कि वो डिसेबिलिटी है भी या नहीं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी हो रही थी एक पर्टिकुलर केस में, जहाँ पर पिटीशन दी गई थी कि भाई हमारे ऐसे बच्चे के लिए भी जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं एडल्ट्स, उनके लिए उनका ये पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक मेथड होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार की डिसेबिलिटी है। अब इस डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं तो इनका टेस्ट होके कंफर्म करके इनको सर्टिफिकेट देना होगा डिसेबिलिटी का, जो आजकल नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हमारे पास में टेस्ट अवेलेबल नहीं है जिससे पता लगेगा कि हाँ वाकई में डिसेबिलिटी है या नहीं। तो वही टेस्ट दोस्तों तैयार किया गया, साल के अंत तक रेडी हो जाएगा, जिससे प्रॉपर टेस्टिंग होगी, पता लग जाएगा कि वो एडल्ट इस डिसेबिलिटी से गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा है। और अगर वो इस डिसेबिलिटी से गुजर रहा होगा तो उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कहोगे सर्टिफिकेट का क्या होगा? भाई इसी सर्टिफिकेट से तो फायदे मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास में जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए एक प्रॉपर कानून है जिसका नाम है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। अब 2016 का जो ये लॉ है दोस्तों, ये जो कानून है, इसके माध्यम से गवर्नमेंट के अंदर में जो गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा, गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा 5% तक का, गवर्नमेंट जॉब में 4% का सपोर्ट मिलेगा, रिजर्वेशन सब जगह पर है।
लेकिन उसके लिए डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और इसके लिए टेस्टिंग होनी ज़रूरी है। अब वो टेस्टिंग है ही नहीं आज हमारे पास में, उसी को रेडी किया जा रहा है साल 2024 के अंत तक। इससे क्या होगा, सर्टिफिकेट्स बटेंगे, तो इनको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से उस डिसेबिलिटी के फ़ायदे मिल पाएंगे। समझ गए, वो जो बेनिफिट्स बाकी लोगों को मिल रहे हैं वो मिल पाएंगे 2016 के इस कानून के माध्यम से। वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में समझाया गया। लेकिन जो ये सर्टिफिकेट है दोस्तों, ये फाइनल इवैल्यूएशन करने के बाद ही दिया जाएगा। कम से कम 18 साल के बाद ही यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाएगा, और वो जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। जिंदगी भर के लिए आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिल चुका है, आप इसका यूज़ कीजिए, फ़ायदा उठाइए। ये है पूरा का पूरा न्यूज़ आर्टिकल। आई होप आपको बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है, हर एक चीज़ मज़ेदार तरीके से समझ में आ चुकी है। अब मैं आपको थोड़ा सा गहराई में लेकर चलता हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पढ़ना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जानना होगा ये जो एक्ट है 2016 का, ये अपने आप में बहुत धाकड़ एक्ट है। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 क्या है ये कानून, ज़रा इसके बारे में जान लेते हैं। नाम से पता चल रहा है पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो भी व्यक्ति डिसेबिलिटी से गुजर रहा है उसके हक की बात करता है ये लॉ। इस लॉ को लाया गया था साल 2016 में, लेकिन काम करना इसने असल में शुरू किया 19 अप्रैल 2017 से। अब दोस्तों ये जो लॉ था इसने पुराने वाले कानून को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि बात ये उठती है क्या 2016 में ही हक मिला डिसेबल पर्सन को? नहीं दोस्तों, हमारे पास में पहले भी लॉ था जिसका नाम है पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। तो इस वाले 1995 वाले कानून को ख़त्म करके 2016 का ये लॉ हमारे पास में ये नया कानून आ गया। और इस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन उद्देश्य है, वो क्या है? ये इंश्योर करना कि जितने भी लोग हैं जो डिसेबिलिटी से खासकर गुजर रहे हैं, उनका जो जीवन है उसको सरल बनाना, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव ना हो, उनको इक्वल अवसर मिले जितना बाकी सारे लोगों को मिल रहा है, प्राउड तरीके से वो जी सकें, है ना। ये बेसिकली मेन पर्पज़ है इस पर्टिकुलर एक्ट का। और ये जो एक्ट है इसी के माध्यम से बहुत सारे राइट्स, बहुत सारे हक जो है वो यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को देता है। और साथ ही साथ में दोस्तों इस राइट के अंदर में एक और हक, और भी बहुत सारे हक जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के अंदर में मेंशन्ड है। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसको भारत ने भी साइन किया है। तो इस एग्रीमेंट के अंदर भी जो डिसेबिलिटीज़ के हक हैं वो हक भी दोस्तों हमने इसने 2016 वाले एक्ट के अंदर में रख दिए हैं। यानी हर एक हक की बात करेंगे यहाँ पर जो व्यक्ति डिसेबिलिटी के साथ में गुजर रहा है उनके लिए। अब ये जो टाइप्स हैं डिसेबिलिटीज़ की, ये भी इंक्रीज कर दी गई थी। पहले 7 प्रकार की डिसेबिलिटी को कवर किया गया था कि भाई इन 7 प्रकार की डिसेबिलिटी से इंसान अगर कोई गुजर रहा है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा डिसेबिलिटी का। अब वही 7 प्रकार बढ़ाकर 21 प्रकार कर दिए गए हैं। तो 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ अगर कोई इंसान इनमें से गुजर रहा है किसी प्रॉब्लम से, तो उनको यहाँ पर उनके हक की बात की जाएगी, उनको प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा जिसका वो यूज़ करके अलग अलग जगह पर फ़ायदे उठा सकते हैं। अब दोस्तों जो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? कोई लेप्रोजी से व्यक्ति गुजर रहा है, सेरेब्रल पॉल्सी, एसिड अटैक विक्टिम, ब्लाइंडनेस, डीफ, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जिसकी हम बात कर रहे थे, ऑटिज्म, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, पार्किंसन डिजीज, हेमोफीलिया, ये वो सब डिसेबिलिटीज़ के अंदर में कंसिडर की गई। अगर इन प्रॉब्लम से कोई इंसान गुजर रहा है तो वो डिसेबिलिटीज़ से गुजर रहा है, ये बात हम बोल सकेंगे और प्रॉपर टेस्टिंग करके उसको सर्टिफिकेट दिया जा सकेगा। समझ गए ये बात? वो बेनिफिट्स इसको मिल सकेंगे, सपोर्ट मिल सकेगा गवर्नमेंट की साइड से, एड सपोर्ट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर में रिजर्वेशन, जॉब्स के अंदर में छूट। क्लियर हो गया ना दोस्तों? ये बात क्लियर हो गई। और 18 साल के बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट यहाँ पर मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। जिसके बाद 5% रिजर्वेशन मिल सकता है गवर्नमेंट सीट्स के अंदर में। गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सपोर्ट दे सकती है फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। ठीक है, फिर जोर दिया जाएगा पब्लिक बिल्डिंग्स के अंदर में इनको एक्सेसिबिलिटी मिले। 4% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स मिले कुछ सर्टेन पर्सनस के लिए, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये जो एक्ट है, ये एक्ट पूरी ताकत देता है जो हमारे ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को पर्टिकुलरली रेगुलेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए हमारे पास में अलग अलग बॉडीज़ हैं, जैसे स्टेट कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटीज़, चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ये वो सभी व्यक्ति हैं दोस्तों जो कि काम करेंगे एज अ रेगुलेटरी बॉडी। ये वो बॉडीज़ हैं, ऐसी रेगुलेटरी बॉडी काम करेगी और इन व्यक्तियों की जो परेशानियां हैं उनको सॉल्व करने का काम करेगी।
और जितने भी ऑफिस बनाए गए हैं इनको एडवाइजरी कमेटी के थ्रू सपोर्ट किया जाएगा, जिसमें एक्सपर्ट्स बैठे होंगे अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के, वो यहाँ पर राय देंगे, जिसके बाद इनके लिए नई नई पॉलिसीज़ रेडी की जाएंगी। प्लस नेशनल और स्टेट फंड को यहाँ पर बनाया जाएगा। ये भी इस कानून में बोला गया था 2016 के। एक फंड बनेगा जिसके माध्यम से में ये फंड इकट्ठा किया जाएगा और ये जो फंड है दोस्तों वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के सपोर्ट में जो है खर्चा जाएगा। फिर साथ ही साथ में एक चीज़ और है, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति इन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ में अत्याचार करता है तो उसके खिलाफ में सज़ा भी है, पेनल्टीज़ फॉर ऑफेंसेस भी प्रेजेंट हैं। ये जो एक्ट है वो ये बोलता है कि भाई कोई व्यक्ति है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के खिलाफ में है ना, उसके खिलाफ में कोई अपराध करता हुआ पाया गया है तो उस पर पेनल्टी चार्ज की जा सकती है ना। कोई भी व्यक्ति जो अगर इस पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का इसके कोई प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है तो भी यहाँ पर उसको सज़ा हो सकती है, पनिशमेंट हो सकती है 6 महीने की जेल और या फिर फाइन हो सकती है 10,000 रुपये, या दोनों सज़ाएँ लग सकती हैं। या कोई और दूसरे इसने वायलेशन करे, कोई गंभीर कानून का वायलेशन कर दिया है तो सज़ा बढ़ जाएगी, 2 साल की सज़ा हो जाएगी, फाइन भी 50,000 का हो जाएगा, 50,000 से 5 लाख रुपए तक का। और उसने जानबूझ के किसी की इंसल्ट की है, जानबूझ के यहाँ पर कह सकते हो किसी डिसेबिलिटी जो डिसेबल महिला है उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया है या बच्ची को किसी सेक्सुअल एक्सप्लॉइट किया है तो उस केसेस में सज़ा और बढ़ जाएगी, फाइन और बढ़ जाएगा। ठीक है। प्लस कुछ स्पेशल कोर्ट्स वगैरह यहाँ पर बनाए जाएंगे, ऐसा इस कानून में बोला गया था, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जो कि कोर्ट इन पर्सन विद डिसेबिलिटी के जो राइट्स हैं, इनके जो केसेस हैं उनको हैंडल करेगा, इनके हक की बात करेगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर मेंशन है दोस्तों, उसी 2016 वाले कानून के बारे अंदर, उसी कानून को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है, बहुत कुछ आपको जानने को मिला। चलिए एक और न्यूज़ आर्टिकल, ये भी एग्जामिनेशन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 4 पर प्रेजेंट है, ध्यान रखिएगा। जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल इशू के साथ में आप इसको लिंक कर पाओगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इटली की प्रधानमंत्री हैं उनको धन्यवाद बोला है। क्यों? क्योंकि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने G7 की जो मीटिंग होने वाली है वहां पर जून के महीने में, उसमें मोदी जी को इनवाइट किया है, स्पेशली इंडिया को इनवाइट किया है, हम ऐसा कहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी यहाँ पर थर्सडे में इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के साथ में बातचीत की और उनको धन्यवाद बोला इन्विटेशन के लिए कि उन्होंने यहाँ पर इन्वाइट किया जून में। ठीक है, जून में जो यहाँ पर G7 का एक बड़ा मीटिंग होने वाला है, उसमें एज अ स्पेशल इनवाइटी के तौर पर यहाँ पर ये इनविटेशन दिया गया है। 13 से 15 जून के बीच में ये पूरा का पूरा मीटिंग होने वाला है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। ये G7 का इवेंट है, बड़ा इवेंट होगा, जैसे G20 का इवेंट होता है, समझ गए। कई सारे जो डिस्कशंस है वो यहाँ पर आएंगे। तो पीएम मोदी ने ट्वीट वगैरह करके भी यहाँ पर चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, वो यहाँ पर समझाया गया है। बट एग्जामिनेशन के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। एग्जाम में कोई चीज़ अगर इंपॉर्टेंट होती है इस आर्टिकल से तो वो है G7 कंट्रीज़ के अंदर में जो कंट्रीज़ प्रेजेंट हैं। ऑब्वियसली बात है, G7 है तो मतलब 7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ हैं, लेकिन ये 7 देश हैं कौन से ये पता होने चाहिए। एक बार पता होगा, यूपीएससी ने G20 कंट्रीज़ के बारे में पूछा था या नहीं, बताओ 2022 में या 21 में क्वेश्चन था। कंट्रीज़ के नाम दे दिए गए और पूछा कि भाई बताओ इनमें से कौन कौन से देश G20 का हिस्सा है। वैसे अब G20 रहा नहीं है, G21 है, अफ्रीकन यूनियन भी उसका हिस्सा है, पता होगा आपको। जब G7 की बात करते हैं दोस्तों, ये जो 7 कंट्रीज आपको दिख रही है ना, यही 7 कंट्रीज आती हैं G7 के अंदर। जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान, ये G7 है। और G8 अगर कहते हैं तो उसमें हम रशिया को ऐड कर देते हैं। वैसे ये G7 एक समय पर G8 हुआ करता था, पता होगा। रशिया ने यूक्रेन पर अटैक करके क्रीमिया कब्जा लिया था 2014 में, तो क्या हुआ, रशिया को बाहर निकाल दिया गया। तो वही G8 G7 बन गया है आज के समय पर, जिसको हम ग्रुप ऑफ 7 के नाम से जानते हैं। तो G7 में हम रशिया मिला दें, G8 हो जाएगा। और ये 8 कंट्रीज़ के बाद ये कंट्रीज़ और मिला दें तो ये G20 हो जाएगा। G20 का हिस्सा भारत भी है, सभी ने इसके बारे में पता होगा। और इसमें अफ्रीकन यूनियन मिला दें पूरा ग्रुप तो यहाँ पर ये G21 हो जाएगा। कहोगे ग्रुप मिला सकते हैं, हाँ भाई, G20 में भी तो यूरोपियन यूनियन है ना, जिसमें 27 कंट्रीज़ हैं, वैसे हम अफ्रीकन यूनियन मिला सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये ध्यान रखना है, एग्जाम में बनने के चांसेस हैं। क्या बनने के चांसेस हैं? मूर्ख नहीं बनोगे, क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, क्योंकि पढ़ के जाओगे। चलिए आगे आते हैं। अब बात है एडिटोरियल डिस्कशन के बारे में। तो दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल प्रेजेंट है, मैं सीरियसली बताऊंगा, एग्जाम के लिए कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा आपको। पढ़ चुका हूँ, कुछ कंटेंट मैंने आपके सामने रेडी भी कर दिया है, बट मैं कहूँगा उसको इतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर एक एडिटोरियल मैं आपको काम को बताऊँगा, थोड़ा काम का होगा भी, तो वो ये वाला है। मालदीव्स के बारे में बात हो रही है दोस्तों। मालदीव्स में बड़ा मामला अटका पिछले कुछ समय पर।
क्या क्या दिक्कतें हमको देखने को मिल रही हैं वो यहाँ पर समझाया गया है। थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा जो काम का आर्टिकल है वो आज के ही साइंस वाला जो पेज है हमारे अखबार में, उसमें सेकंड वाला आर्टिकल बात हो रही है IMD नाम की जो बीमारी है दोस्तों, ये बढ़ती चली जा रही है, जिससे दुनिया में कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने मेंशन किया है। क्या है IBD, आपको सीरियसली बहुत डिटेल से समझना होगा। चलिए, लेकिन दोस्तों सबसे पहले ये वाला अगर हम एडिटोरियल देखें तो यहाँ पे बात हो रही है स्टेबिलिटी इन मालदीव्स के बारे में। पूरा मैटर क्या, जरा सुनिएगा। जब बात आती है मालदीव्स की, तो मालदीव्स एक ऐसा देश है जो हाल ही में लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। ये न्यूज़ में तब ज़्यादा बना जब मालदीव्स में लास्ट ईयर इलेक्शन हुए, और उस इलेक्शन में ये मोहम्मद मुइज़ू मालदीव्स के प्रेसिडेंट चुनकर आए। तो मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मुइज़ू, सभी लोगों को पता होगा। अब यही इंसान इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम बनता चले जा रहा है। रीज़न ये है कि भाई ये जो व्यक्ति है, इसका जो अगर आप कैंपेन वगैरह देखोगे इलेक्शन जीतने का, वो कैंपेन ही ये था कि इंडिया को निकाल देंगे मालदीव से बाहर, इंडिया की मिलिट्री को आउट कर देंगे, क्योंकि ये व्यक्ति प्रो चाइना है क्लियरली। तो दोस्तों हुआ यहाँ पर ये, जो ये मोहम्मद मुइज़ू हैं, ये इलेक्शन जीत कर आए। इलेक्शन जीतने के बाद में कई सारा यहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट यहाँ पर स्टेटमेंट्स आए मालदीव्स की साइड से, मालदीव्स के मिनिस्टर्स की साइड से, वो मिनिस्टर्स जो मालदीव्स के इस मुइज़ू के अंडर में काम करते हैं, उनके स्टेटमेंट्स आए। अब इलेक्शन जीते ही पता है सबसे पहले कहाँ पहुंचे? भाई इंडिया से बातचीत होनी चाहिए, इंडिया एक बहुत बड़ा सपोर्टर है मालदीव्स का, चाहे कोरोना देख लो, चाहे और कोई बड़ा डिजास्टरीज इवेंट देख लो। लेकिन इलेक्शंस के बाद में जो ये मुइज़ू साहब है, ये पहुंचते हैं चाइना मीटिंग करने के लिए, बहुत अग्रीमेंट्स करते हैं जी जिनपिंग के साथ में। और चाइना के बाद में कहाँ पहुंचे? टर्की जो कि एक और एज एनिमी कंट्री देखा जाता है इंडिया का। ठीक है, इंडिया के अगेंस्ट में स्टांस चलता है, कश्मीर को लेकर बहुत सारे स्टेटमेंट दे चुका है ना, वो आपको पता होगा दोस्तों। तो यही वो मेंशन किया गया, भाई पिछले साल जीते और इलेक्ट होने के बाद में सीधा इंटरनेशनल विजिट की, चाइना, टर्की, UAE, ये सभी कंट्रीज यहाँ पर पहुंचे। और फिर साथ ही साथ दोस्तों एक बड़ा गंभीर मुद्दा स्टार्ट हुआ, पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप पहुंचते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, उसके बाद तो बड़ा बवाल हुआ, बॉयकॉट मालदीव्स करके ट्रेंड हुआ कि भाई मालदीव्स की साइड से ऐसा स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि मुइज़ू साहब जो हैं वो एक प्रो चाइना व्यक्ति आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बात यहाँ पर यह है कि जब इतनी गंभीर हालात चल रही थी, तो इनका जो पद है ना दोस्तों, वो भड़क रहा था। कहने का मतलब है इनकी जो पार्टी है, या फिर जो ये पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने सरकार बनाई, वो सरकार डगमगा रही थी। अब डगमाते डगमगाते दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इनके खिलाफ वापस से एक इलेक्शन किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर में। तो वो जो इलेक्शन हुआ उसके अंदर में भारी भरकम वोटों के साथ में वापस से मुइज़ू ने अपनी ये सरकार बनाई है, जिसमें बोला जा रहा है चाइना का एक बहुत बड़ा सपोर्ट हमको नज़र आ रहा है। तो चाइना कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है आज के समय पर मालदीव्स में। मालदीव्स खुद यहाँ पर, खासकर ये जो मोहम्मद मुइज़ू हैं, इन्होंने चाइना को बहुत ज़्यादा बैठा लिया है मालदीव्स के अंदर में। आगे और भी कई सारे ऐसे देखने को मिलेगा जिसमें यहाँ पर कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी कि चाइना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मालदीव्स में लगा रहा होगा। तो वैसे आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस पता होने चाहिए, ज़्यादा कुछ पता होना नहीं चाहिए। तो इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस आपको पता होगा दोस्तों, मैंने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बहुत डिटेल में आपको वीडियोज़ में पढ़ा रखे हैं। तो वीडियोज़ में पढ़ा रखे हैं, तो आज पढ़ाओगे नहीं क्या? तो यार कोई मतलब नहीं उठता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है वो भी यहाँ पर एक आएगा। मैं आपको डायरेक्टली वो तारीख बताता हूँ, जिससे जो व्यक्ति नए हैं, जिनको पता है, मैंने पढ़ा रखा है डिटेल से, है ना, तो उनको तो यहाँ पर कोई ऐसा चिंता वाली बात नहीं है, वो आराम से यहाँ पर इसको कवर कर पाएंगे। और अगर वो इस आर्टिकल को स्किप भी कर देते हैं तो भी उनका बढ़िया तरीके से चल जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, जो पहली बार यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उनको मैं बोलूँगा कि तो दोस्तों आप लोग 24 दिसंबर के वीडियो को ओपन कीजिए, लिखिए 24 दिसंबर 2023, अभी तो 24 वाला आया ही नहीं है 24 दिसंबर 2023 द हिंदू बाय दीपा यादव एजुकेशन लिख दीजिएगा, आपको जो है थंबनेल वगैरह मिल जाएगा। तो आप वो वाला वीडियो देखिए प्लीज़, वहीं पर मैंने बहुत डिटेल से आपको ये पूरा का पूरा रिलेशन समझाया है, क्या क्या है दोनों के बीच के संबंध, क्या इश्यूज़ हैं, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। तो टाइम वेस्ट यहाँ पे ना करें बिल्कुल भी, वहाँ पर फटाफट जाएँ, पढ़ें उसको। चलिए आते हैं एक और न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द GS पेपर नंबर 2 हेल्थ। हुआ क्या है, एक बीमारी है IBD, जिसका नाम है इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़। तो इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़ के इंसिडेंट्स जो है दोस्तों, वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं पूरे दुनिया में।
जो कि एक कैंसर का कारण हो सकता है, ऐसा यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है। तो उस प्रॉब्लम को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि दोस्तों आईबीडी जो है, ये जो इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़ है, ये भी 2 प्रकार की होती है और वो दोनों प्रकार यहाँ पर मेंशन की गई हैं। एक है अल्सरेटिव और दूसरा है क्रोन्स डिजीज़। इन दोनों के बीच का फ़र्क क्या है, आओ एक एक करके हर एक चीज़ को जानेंगे जो एग्ज़ाम के लिए काम की है। आईबीडी क्या है? ये है एक ग्रुप ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, एक ऐसी बीमारी जो कि सीधा जेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है। हमारे बॉडी का ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये हमारे जेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। स्पेशली यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख पा रहे हो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाली अंदर वाली, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। ये बड़ी वाली आंत है, ये छोटी वाली आंत है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन दोनों में ही यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, इन दोनों में ही सूजन होती है इस इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़ के अंदर में। ये वो कंडीशन है जब हमारे इसी इंटेस्टाइन, इन आंतों में सूजन हो जाए, डैमेज हो जाती हैं ये लाइनें, जिससे बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे लक्षण बनकर आते हैं, इंसान को बहुत दिक्कतें होती हैं। वो बीमारी इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़ कहलाती है। और इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़ भी दोस्तों 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है क्रोन्स डिजीज़ और दूसरी होती है अल्सरेटिव कोलिटिस। ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा। दोनों के बीच का फ़र्क क्या है, आओ ज़रा ये जानते हैं। तो जो क्रोन्स डिजीज़ है, ये हमारे जेस्टेशनल इंटेस्टाइन ट्रैक्ट के किसी भी हिस्से को अफेक्ट कर सकती है, फ्रॉम माउथ टू एनस। यहाँ पर एनस तक पूरा, यहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी अफेक्ट हो सकता है। क्रोन्स डिजीज़ कहीं पर भी हो सकती है, बट कहीं पर भी हो तो सकती है, लेकिन जो कॉमनली, जो मोस्टली देखने को मिलती है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के बिल्कुल अंदरूनी एंड वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर नज़र आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड वाले हिस्से पर, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके शुरुआत यानी बिगिनिंग वाले हिस्से पर, ठीक है। तो वो हमारी क्रोन्स डिजीज़ है। ये आप देख पाओगे, ये वो पोर्शन है जहाँ पर क्रोन्स डिजीज़ ज़्यादातर होती है। जबकि अगर आप अल्सरेटिव कोलिटिस वाली देखोगे, तो अल्सरेटिव कोलिटिस कहाँ पर होती है? ये हमारी इनर लाइनिंग को अफेक्ट करती है। स्पेशली यहाँ पर आप देख पाओगे, ये वाला जो हिस्सा है, हमारी आंत का ये वाला जो हिस्सा है, इसको ये अफेक्ट करती है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो क्रोन डिजीज़ है, ये हमारे इन वाले रीजन्स को अफेक्ट करती है, और अल्सरेटिव कोलिटिस इनको अफेक्ट करती है। तो वही बात है, ये हमारे इंटेस्टाइन के ऊपर ही इंपैक्ट डाल रही है, बट 2 तरीके से हैं। तो दोनों अलग अलग प्रकार आपको यहाँ पे नजर आएंगे, जिसके बेसिस पर यहाँ पर इनका नाम रखा गया है। तो ये जो इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़ है दोस्तों, ये अगर होती है प्रॉब्लम किसी को, तो इसमें लक्षण क्या नजर आते हैं, सिम्टम्स क्या हैं? पेट में बहुत दर्द होना, क्रैम्प होना, डायरिया होना, वजन कम होना, भूख मिट जाना, थकान, बुखार, रेक्टल ब्लीडिंग, जॉइंट पेन, स्किन प्रॉब्लम्स, ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं एज अ लक्षण कि भाई हाँ, ये बीमारी हो चुकी है एक इंसान को। सवाल यह है, रीज़न क्या है, कारण क्या है, ये बीमारी फैलती कैसे है, क्यों होती है? तो एग्जैक्ट जो कॉज है दोस्तों उसके पीछे का, वो है वीकेंड इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यूनिटी है उसका कमज़ोर होना, और एक बार इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो छोटी से छोटी बीमारी भी हमारे लिए जानलेवा बन सकती है। सभी को ये बात पता होगी। तो इम्यूनिटी सिस्टम का कमज़ोर होना एक मेन कारण है, और बाकी पॉसिबल कारण क्या क्या है? इम्यून सिस्टम जो है कमज़ोर है। अब दोस्तों वायरस, बैक्टीरिया जो जैसी चीज़ें हैं, वो उससे हमारी बॉडी नहीं लड़ पाती। अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो वो लड़ पाएगी, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो नहीं लड़ पाएगी। तो नहीं लड़ने की वजह से दोस्तों क्या होता है, जेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर में एक सूजन, एक इन्फ्लेमेशन हमको देखने को मिल जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है एक जेनेटिक कंपोनेंट भी है। कहने का मतलब है, मान लो परिवार में कोई व्यक्ति है जिसको यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी, तो हो सकता है यहाँ पर इस तरीके से आगे ये प्रॉब्लम थोड़ी सी डेवलप हो सकती है बाकी के लोगों में। सवाल यह है, ट्रीटमेंट क्या है, इसका उपाय क्या है? तो यहाँ पे कोई भी प्रॉपर ठीक करने का ट्रीटमेंट नहीं है। बस ट्रीटमेंट ये अवेलेबल है, सूजन थोड़ा कम कर देंगे, लक्षण कम हो जाएंगे अलग अलग थेरेपीज का इस्तेमाल करके। लेकिन दोस्तों प्रॉपर तरीके से या कंप्लीट बीमारी ठीक नहीं होती है ये। अब जैसे ये जो इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज, इसके ट्रीटमेंट्स में बात करें, कुछ दवाइयाँ, सर्जरी करवाना, आपका डाइट सुधार करना, लाइफस्टाइल के अंदर में चेंजेस करना, इसी से ही हम क्या कर पाएंगे, इन्फ्लेमेशन को कम कर पाएंगे और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट कर पाएंगे। यही ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं जो भी अवेलेबल हैं। समझ गए? तो ये था हमारा पूरा डिस्कशन। नाउ आगे आते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस। आई होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इंडिया मालदीव्स का आर्टिकल में डिस्कस किया ही है, सारे शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, साइंस पेज, एडिटोरियल, छोटे न्यूज़ आर्टिकल, सब कुछ मैंने यहाँ पर कवर किया है। नाउ इसी के साथ में आते हैं प्रीलिम्स वाले लास्ट क्वेश्चन पर। 2016 का प्रश्न था कि भैया बताओ, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स, ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये जो न्यूज़ में रहती हैं, किसी बॉडी से एसोसिएटेड है। वो कौन सी बॉडी है? तो वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।